और कर्नाटक की चुनावी जंग की बात करते हैं। बुधवार का दिन दिग्गज नेताओं के नामांकन का रहा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया, जगदीश शेट्टार ने भी यहां पर नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो चुनावी राजनीति छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभिनेता किच्चा सुदीप के साथ कल रोड शो किया। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 10 मई को यहां चुनाव होने हैं। 13 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नामांकन। भीड़ जुटाने के लिए गाजे बाजे और फिल्म स्टार सुदीप के साथ पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ थे। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। बसवराज बोम्मई चौथी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 से वो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार राह मुश्किलों से भरी है क्योंकि 37% लिंगायतों की आबादी वाले इस चुनाव क्षेत्र में 20% वोटर पंचमसाली लिंगायत और 17% अपर कास्ट लिंगायत हैं। बोम्मई सादर उपजाति के फॉरवर्ड क्लास लिंगायत हैं और पंचमसाली इस बार उनसे नाराज है। लिंगायतों के बाद मुस्लिम वोटर्स यहाँ 28% हैं। पहले वो बोम्मई के साथ थे, लेकिन हिजाब विवाद और बदले माहौल में कितना समर्थन मिलेगा ये देखना है। यहाँ 11% ओबीसी और 17% SC/ST वोटर हैं, जबकि 7% अन्य। बोम्मई का मुकाबला कांग्रेस के यूसुफ सवनूर से। The enthusiasm in the people wherever I go shows that this time BJP is going to come back with thumping majority in spite of some leaders leaving the party. In spite of all things are happening, people are with us, my workers are with us, and we're going to come with comfortable majority. And as far as our allegations are concerned, they are still an allegation. I am challenging all my adversaries, come out with one case, with a solid case against our government. We will do the perfect inquiry and we don't spare anybody. बगैर किसी फिल्म स्टार के भीड़ शिकारीपुरा में भी दिखी, जहां एक बड़ा परिवर्तन दिखने जा रहा है। 3 दशकों के बाद येदियुरप्पा अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को सौंप रहे हैं। विजेंद्रा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। येदियुरप्पा के लिए सहानुभूति और विजेंद्रा की कार्यकुशलता से लगता है कि विजेंद्रा की जीत महज एक औपचारिकता है। Single person opposing us about the development works. That's why 100% confidence. Vijayendra is going to win more than 50 to 55,000 margin votes. 75 साल के कुर्बा समाज से आने वाले ओबीसी कांग्रेस नेता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आखिरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार लिंगायत नेता सोमन्ना को उनके खिलाफ उतारा है। Congress party is a secular party. We are not asking the votes on the caste basis. We expect the votes from all communities, including Lingayats, including Uklegas, including other communities. बड़े नेताओं ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी की सरकार के लिए वोट मांगती नजर आ रही है, फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता के वादे के साथ। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था तो वो इस्तीफा दे देंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन किया था और इस फैसले को निरस्त करने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी।
देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या पर सरकार ने चिंता जताते हुए कई कदम उठाने का ऐलान किया है। भुवनेश्वर में आईआईटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आईआईटीज में काउंसलर्स की नियुक्ति करने को कहा है। बीते दिनों आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि हमारे सबसे एलीट परिसर कुछ बच्चों के भीतर जानलेवा तनाव पैदा कर रहे हैं। बीते साल आईआईटीज के 16 छात्रों ने आत्महत्या की और इस साल अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार भुवनेश्वर में देर शाम तक आईआईटीज काउंसिल की बैठक में भी छात्रों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर शिक्षा मंत्री ने सभी आईआईटी से एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर आज हम सब चिंतित हैं। ये एक सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती को उसके लिए आज की कई प्रकार के विषय की चर्चा हुई और मैं उसके लिए इतना ही नम्रता के साथ कहूंगा, उस इंस्टीट्यूट में जो गार्जियन के रूप में उस संस्था की अंदर काम करने वाले फैकल्टी है, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी के दायित्व बनती है और हम सभी के दायित्व बनता है उनको देखभाल करना। हालांकि दिल्ली आईआईटी जैसे संस्थानों में पहले से ही काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है जो छात्रों की समय समय पर काउंसलिंग करता है, लेकिन आईआईटी काउंसिल के बोर्ड में कहा गया है कि कैंपस में भेदभाव जैसे मामले न हो, अगर सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आईआईटी में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 10:1 पर रखने पर भी सहमत बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ रहे ड्रॉप आउट और छात्रों में बढ़ रही मानसिक परेशानियों पर हुई। इसी के चलते दिल्ली आईआईटी ने मानसिक तौर पर परेशान छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने की सुविधा भी दी है। हम लोग अभिभावकों को समझा रहे हैं कि वो छात्रों की मनस्थिति को समझें और मदद करें। यदि हमारी हड्डी टूटी है तो हमें रेस में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। If I have a mental health issue, since you can't see it, we are not able to appreciate it. देश में हर साल 1,35,000 लोग मानसिक परेशानियों से जूझते अपनी जान गंवाते हैं। इसी के चलते ये सवाल सिर्फ आईआईटी का नहीं है बल्कि समाज को भी चिंता में डालने वाला है। नई दिल्ली से वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय सेना की बात करते हैं जिसकी गिनती दुनिया की बेहतरीन सेना में की जाती है और उसकी सैन्य ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। भारतीय सेना की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए यहां पर भारतीय सेना को कई अहम हथियार मिलने जा रहे हैं, ऐसे ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल जो कि उसकी ताकत को काफी बढ़ा देंगे। ये एक यूएवी है, मिसाइल के साथ चल सकता है। एक बार निशाना दे दे फिर उसका सटीक वार सब कुछ तबाह कर देगा। अमेरिका और चीन जैसे देशों में ऐसे ड्रोन हैं और अब इस ड्रोन को डीआरडीओ ने बनाया है। 10 से 15 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे तबाह कर सकता है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो कि इसे इसमें फिट की हुई मिसाइल प्रदान करती है, उससे दुश्मन के तमाम तरीके के टारगेट्स को हिट करता है और बर्बाद करता है। और यह भी टैथर्ड ड्रोन सिस्टम है। सेना ने इसे तैयार किया है, निगरानी भी कर सकता है और हमला भी। 4 से 5 घंटे 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है, इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। कीमत है मात्र 10 लाख रुपए। मेन रोल इस ड्रोन का है सर्वेलेंस। ये टेथर्ड मोड में रह के आपको कंटिन्यूस 4 आवर्स तक का एंड्योरेंस दे सकता है और अराउंड 100 मीटर ऑल्टीट्यूड पर जाकर अपने कैमरे से जो भी फीड कैप्चर करेगा वो कैप्चर 100% सिक्योर होगा, जिसे कि दुश्मन हैक या जैम नहीं कर सकता है। यूएस एंड चाइनीज़ आर्मी में ये बहुत ही वाइडली तरीके से यूज़ हो रहे हैं और इसकी ज़रूरत हमें भी महसूस हुई और हम चाहते थे कि हम इस टेक्नोलॉजी के लिए बाहर डिपेंड ना हो। उस मुद्दे को देखते हुए हमने इसे इंडियन आर्मी में इन हाउस डेवलप किया है।
और ये नागास्त्र है, एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मात्र 8 किलो का है और रेंज है 15 किलोमीटर। लक्ष्य बता दें तो फिर अपनी इन्फेंट्री यूनिट का काम काफी आसान हो जाता है। ये देश में पहली बार इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम है। इसे इन्फेंट्री बटालियन में शामिल करने पर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के साथ साथ एक प्रिसीजन टारगेटिंग की भी कैपेबिलिटी ये प्रदान करता है। एक सैनिक इसे अपने हाथों से असेंबल करके हाथों से या ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से इसे लॉन्च कर सकता है। फिर ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 घंटे तक सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही टारगेट प्राप्त करने पर या इसे कमांड देने पर यह टारगेट को 2 मीटर से भी कम एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करता है। सेना का प्रोजेक्ट एक्स फेस ऐसा सिस्टम जो चेहरे को पहचान कर काम करता है, खासकर संवेदनशील जगहों पर उन्हीं को आने देगा जिनके चेहरे पहचानेगा। एलओसी जैसे जगहों पर घुसपैठियों को पकड़ने में मदद करेगा। इससे जो हमारे सिस्टम में व्यक्ति के लाइव फीड में से एक आदमी के चेहरे को पहचाना जाता है और जो अनजान आदमी है उसको सेग्रीगेट करने में सहायता लेता है। जब भी अनजान आदमी को ये सिस्टम देखता है तो अलार्म रेज करता है कि या तो ऑडियो अलार्म देता है या तो टेक्सचुअल अलार्म देता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसी जगहों के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम का हाई मोबिलिटी व्हीकल जल्द ही सेना में शामिल होने जा रहा है। ये व्हीकल 130 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकता है। यह व्हीकल किसी भी दुर्गम टेरेन में जाकर दुश्मन के इलाके में दिए हुए टास्क को अंजाम देने की काबिलियत रखती है। इस व्हीकल की कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, जो इसको एनिमी एरिया में जाकर दिए हुए टास्क को अंजाम देने के लिए काबिल बनाते हैं। ऐसे तमाम तरह के हथियार और सिस्टम सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिससे दुनिया की चौथी बड़ी सेना और ताकतवर हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बदलती सामरिक जरूरतों के बीच ये हथियार भारतीय सेना के लिए बेहद अहम है। बेशक इनसे भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा और वो तमाम चुनौतियों का सामना कर पाने में और सक्षम होगी। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान से खबर, जहां पर पेपर लीक और चीटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के ही एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ही ये परीक्षा भी करवाता है। पुलिस के हाथ अब करीब करीब इसके सारे सरगना लग चुके हैं। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले सुरेश ढाका की ही पुलिस को अब खोज है। की जांच अब उस आयोग तक जा पहुंची है जो ये परीक्षा करवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को मंगलवार सुबह पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया। उनके साथ उनके भांजे और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। उन पे आरोप है कि इस प्रकरण के मुख्य सरगना शेर सिंह मीणा से उनके करीबी संबंध थे और उन्होंने ही शेर सिंह मीणा को पेपर दिया था। बताया जा रहा है ये सौदा 60 लाख रुपए में हुआ था। मास्टरमाइंड तो ये खुद तो नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड तो दूसरे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो गैंग है तो गैंग उनको अप्रोच करने में कामयाब हो गई। अब उसको कामयाब हो गई तो उधर से भी जब विलिंगनेस हो गई कि हम ऐसा ही इज विलिंग टू डू सच अ थिंग, तो धीरे धीरे इनकी घनिष्ठता बढ़ गई। फिर घनिष्ठता बढ़ गई तो दे एक्सचेंज मनी एंड इन ड्यू ऑफ मनी ही एक्सचेंज पेपर्स। डील मैंने बताया ना, जो आपके 60 लाख उनको टोटल मिले, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मिले। परीक्षा के पेपर लीक होना राजस्थान में एक मुद्दा बन चुका है। इस पे भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है और सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ही एक प्रतिष्ठित सदस्य का राजस्थान के सबसे चर्चित नकल कांड में लिप्त होना सरकार को शर्मिंदा करता है।
लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा है इस प्रकरण की तह तक पहुंचना जरूरी है। राजस्थान में कांस्टेबल पेपर लीक और टीचर्स पेपर लीक की जांच करते हुए पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन चुनावी सीजन में क्योंकि ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है, इसे विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बना रखा है। राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं परीक्षाओं के, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है रीट एग्जाम, यानी जो टीचर्स एग्जाम देते हैं अपना दाखिला करवाने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि तफ्तीश में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पाया है कि आरपीएससी का ही एक सदस्य नकल गिरोह के साथ इस षड्यंत्र में शामिल था। जयपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं ठगी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम से जारी सिम कार्ड पर कोई ठगी कर रहा हो। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा से एक ऐसे ही गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 21,700 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा के मशहूर ठगों के गिरोह को पकड़ा है। ये लोग गूगल और फेसबुक पर 10 लाख रुपए महीना देकर विज्ञापन दिया करते थे, जिसकी वजह से बैंकों की फर्जी कस्टमर केयर की साइट सबसे ऊपर दिखने लगती थी। वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर जैसे ही कोई शख्स क्लिक करता, उसकी बात जामताड़ा में बैठे ठगों से होती, जिसके बाद ठग एक के बाद एक करके पीड़ित से कई बार ओटीपी लेते और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देते। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पता चला कि ये लोग ठगी की 77 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी वारदातों को अंजाम देने के लिए नसीम से सिम कार्ड लिया करता था। पुलिस को नसीम के पास से 21,700 सिम कार्ड मिले हैं। नसीम ने पूछताछ में बताया कि उसने 12,500 सिम कार्ड पहले भी लिए थे। पुलिस को इनके पास से 774 विदेशी सिम कार्ड मिले हैं, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के हैं। नसीम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सिम कार्ड जारी करने वालों के संपर्क में था। वहां सिम कार्ड देने के दौरान लोगों की केवाईसी प्रक्रिया में एक बार की जगह 4 से 5 बार अंगूठा लगवा लेते, जिसके बाद एक सिम कार्ड उसको देते, जबकि बाकी के सिम कार्ड साइबर ठगी के लिए भेज देते। इसके अलावा सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के दस्तावेजों के जरिए बल्क में सिम कार्ड खरीद लेते थे। ये गिरोह इसी तरह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते हुए 2000 लोगों को चूना लगा चुका है। कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए, तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की। तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया, बट जब इसको हमने परतें इसकी खोलनी शुरू की तब पता चला कि इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज़ हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से ओटीपी लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। दिल्ली पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी लोगों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ये पता लगा रही है कि सिम कार्डों का प्रयोग क्या केवल ठगी में हुआ है या कहीं और भी हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई की। मुंबई के आरे से खबर पहले कहा गया था कि मेट्रो के काम के लिए मुंबई के आरे में जितने पेड़ काटे जाने थे उतने काट दिए गए, लेकिन फिर से 177 पेड़ों को काटने की मांग मेट्रो ने रखी। कोर्ट ने बढ़ी हुई मांग पर 10 लाख जुर्माना तो लगाया ही, लेकिन 177 पेड़ों को काटने की इजाजत मिल गई। अधिकांश पेड़ डिपो के प्लांट से थोड़ी दूर आदिवासी पाड़े में आते हैं। ऐसा ही एक परिवार है बुधिया भोए, जिनके 75 पेड़ों पर काटने का नोटिस चिपका दिया गया है। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट।
मुंबई के आरे में आजादी से पहले से बसे कोकना आदिवासी बुधिया भोई परिवार ने अपने बगीचे को बुरी नजर से बचाने के सारे उपाय किए, लेकिन मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MMRCL की नजर इनकी खेती को लग गई है। छोटे पैमाने पर कृषि और बागवानी करते हैं, लेकिन अब इनके 75 पेड़ों को काटने का नोटिस चिपक चुका है। कहते हैं अब भीख मांगने या जान देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। कुछ ने सोचने की स्थिति में अभी फिलहाल तो हम लोग है नहीं। अभी टेंशन में ही जी रहे कि पता नहीं आ जाएंगे पेड़ काटने या कल आएंगे। रात में नींद भी आती नहीं कि पता नहीं रात में ही आके काट के जाएंगे क्या पेड़, ये भी पता नहीं हम लोग को। MMRCL के मेन गेट पे जाके भीख मांगना पड़ेगा या तो आत्महत्या करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने हमारे सामने कोई पर्याय ही नहीं रखा है। ये झाड़ और ये फल फ्रूट ये जो हम लोग इस पे से थोड़ा गुजारा कर लेते, वो भी हट जाने के बाद हमारा तो भूखा रहना ही होने वाला है और कुछ कर नहीं सकते। और क्या करेंगे इस उम्र में, कहाँ काम करेंगे अभी। आरे कॉलोनी में प्रजापुर पाड़ा के आदिवासी टोले में अब कुछ ही आदिवासी परिवार बचे हैं। राज्य में बरसों से आदिवासियों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही अमृता भट्टाचार्य जी बताती हैं कि नोटिस लगे पेड़ों के आंकड़े से कहीं ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इस पे ट्रांसप्लांटेशन होगा, ये पेड़ का नोटिस लगा हुआ है। और इसके बगल वाला जो पेड़ है ये किसी और चीज़ का पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ये भी कम से कम 8-10 साल पुराना पेड़ है। इस पे कोई नोटिस नहीं है। अभी ये पेड़ अगर हटाना पड़ेगा तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ऐसे अगर हम अंदर की तरफ, ये पहाड़ी ज़मीन है, आपने देखा होगा आते हुए कि हम बहुत ऊपर चढ़ाई पे आए हैं, गाड़ी चढ़ी नहीं पाई। तो ये पूरा एरिया में भर के और भी 100 से ऊपर पेड़ है। इसके अलावा तो उनके जो बनाना वगैरह का पेड़ है आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ का जो मेन इशू शुरू हुआ 2017 में, तब इन लोगों को स्लम ड्वेलर्स एनक्रोचर बताया गया था। 1 साल लगा प्रूफ करने को कि ये लोग आदिवासी है, ये लोग एनक्रोचर नहीं है। बताती हैं कि आरे में अब भी 10,000 के करीब आदिवासी बसे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका वजूद अब अधर में दिख रहा है। बड़ी बात है, ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब का नाम है गथा शास्त्री जी। ये सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिखे हुए किताब है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के भी नाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोफेसर्स के नाम है, और इसके अलावा अनुराधा परब ने ये किताब लिखी है। और ये किताब में मेंशन किया हुआ है कि ये जो आर्य मिल कॉलोनी है, यहाँ के जो आदिवासीज है वो लोग 11th-12th सेंचुरी से यहाँ पे रहते हैं। रिसेंटली ये किताब हाथ में आया तो जब ये पढ़े तो हैरान हो गए कि 11th-12th सेंचुरी से जो आदिवासी रहते हैं उनको ऐसे ही हटाया जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है और उनका हटाया जा रहा है। साल 2017 में आरे में बसे करीब 50 परिवारों को जब दूसरी जगहों पर रिलोकेट किया जा रहा था, तब बुधिया भोई के परिवार को हाई कोर्ट से 2008 में संरक्षण मिला था। हाल ही में MMRCL ने मेट्रो कार शेड के लिए और 84 पेड़ों को काटने की इजाजत मांगी, फिर आंकड़ा बढ़ाकर 177 कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार सामने आई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि विकास के नाम पर 177 पेड़ों को काटने की इजाजत मेट्रो को मिल गई। इन्हीं पेड़ों में से 75 पेड़ भोई परिवार के हैं जो खत्म हो जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि आगे भी जीवन के लिए कानूनी लड़ाई उनकी चलती रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। मोदी सर ने मानहानि केस में आज सूरत की सेशंस कोर्ट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की याचिका पर अपना फैसला आज सुनाने जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई हुई है। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की, जिसको लेकर 3 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके बाद अदालत ने कोर्ट के फैसले को आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अगर आज राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज उन्हें सेशंस कोर्ट से राहत मिल गई तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल सकता है और 2024 में चुनाव भी लड़ सकेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे उन्हीं के साथ। उमा, कोर्ट के आज के फैसले से किस तरह से राहुल गांधी की आगे की राजनीतिक राह या दिशा दशा वो तय होने जा रही है?
जी देखिए, जब 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी जिसमें कि राहुल गांधी खुद वहां पर पेश हुए थे, उसके बाद 13 तारीख को जो कन्विक्शन है उस पे स्टे की जो मांग की गई राहुल गांधी की तरफ से, उसकी तारीख मुकर्रर की गई थी। राहुल गांधी को फिजिकली प्रेजेंट होने से छूट मिल गई थी, इसलिए 13 अप्रैल को वो सूरत के सेशंस कोर्ट में नहीं गए और जो जिरा है, जो सुनवाई है दोनों पक्षों की, वो 13 तारीख को ही पूरी हो गई और आज उसका फैसला आना है। जो हमें जानकारी मिली है उसमें मुख्य तौर पर जो पूर्णेश मोदी हैं, जिन्होंने ये शिकायत की हुई है, उनकी तरफ से दलील दी गई कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और वो एक जिद्दी किस्म के इंसान हैं और इस वजह से उन्होंने जो बयान दिया था उसकी वजह से जो मोदी समाज है उसका काफी जो मानहानि है वो हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से इस बात की दलील दी गई कि किस तरीके से जो अलग अलग मोदी सरनेम है उसमें उसकी उत्पत्ति क्या है, उसमें अंतर क्या है और इन सब बातों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये महज सरनेम है, इसका किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। जो जानकारी वहां जो पत्रकार जो हैं उनके जरिए जो हमें जानकारी मिली है उसके हवाले से कहा गया है कि ये दलील मोटे तौर पे राहुल गांधी की तरफ से रखी गई। अब देखना यह है कि सेशंस कोर्ट जो है वो उसने किस दलील को माना है और क्या वो किसी तरह से इस कन्विक्शन पे रोक लगाने का फैसला देता है। अगर फैसला देता है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद राहुल गांधी जो है सांसद के तौर पे रिइंस्टेट होने की दिशा में जो अपना कदम है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लोकसभा सचिवालय है वहां से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस सजा के आधार पे जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वो सजा आई थी और 2 साल की सजा दी गई थी, उसके आधार पे उनकी सांसदी जो है वो खत्म की गई है। उनको घर भी खाली करना पड़ रहा है, तकरीबन उन्होंने घर खाली ही कर दिया है। तो अब देखना यह है कि आज के कोर्ट के फैसले क्या रुख होता है और उसके बाद 2 दरवाजे खुलते हैं। अगर जो कोर्ट कन्विक्शन को रोक देता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि सांसदी को रिइंस्टेट करने की दिशा में राहुल गांधी कदम बढ़ाएंगे और अगर फैसला बरकरार रहता है तो फिर ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा राहुल गांधी को। तो आज का दिन काफी अहम है। हालांकि हमने कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात की, उनका बहुत ज्यादा उनको भरोसा नहीं है कि कोई उनको राहत मिल पाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मामला अदालत का है इसलिए अदालत का फैसला जो कि 11 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, तो उस फैसले का इंतजार सभी को है। जया, बिल्कुल उस फैसले का इंतजार है और 11 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है और बिना किसी अनुमान लगाए इस पर हम फिर से तब चर्चा करेंगे जब फैसला आ जाएगा। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का जो पूरा मामला है मोदी सरनेम को लेकर, उन्होंने कर्नाटक के कोल्लार में एक रैली में 2019 में उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद कोर्ट केस जो फाइल हुआ था, 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी। उस सजा को उन्होंने चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज उस पर फैसला आना है। अब देखना होगा कि सजा बरकरार रहती है या फिर उसको खारिज कर दिया जाता है। उससे एक राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी का कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है उसका अंदेशा आज हो जाएगा। और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को वो पुरानी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, वहीं बिहार में पहली बार हर परिवार की जाति को गणना के अलावा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकड़ा अब सरकार यहां पर जुटा रही है। किस तरह से यहां पर ये काम चल रहा है, देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के इस मोहल्ले में हर घर में लोग अपने परिवार के लोगों का लेखा जोखा कुछ इस अंदाज में बता रहे हैं। बिहार सरकार के करीब 2.5 लाख कर्मचारी अगले 1 महीने में 2,59,00,000 परिवारों से 17 सवाल पूछेंगे, जो उनके जाति के अलावा उनके शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित होगा। हम लोग अलग अलग घर में जाकर उनका पूरा डिटेल फॉर्मेट के हिसाब से, जो सरकार का बनाया हुआ फॉर्मेट है उसके हिसाब से सारी डिटेल लेते हैं, जिसको कि फिर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद ये हमारे चार्ज पदाधिकारी के पास सारा डेटा चला जाता है, मींस वो सरकार के पास सबमिट हो जाता है। अब सरकार इससे जब भी चाहेगी वो एक क्लिक में एक मोहल्ले की जानकारी बहुत आसानी से इकट्ठी कर सकती है। फेज 1 में हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना है उसके तहत मुख्य रूप से कितने परिवार हैं, कितने घर हैं, इसका हम लोगों ने सर्वे किया था और उसमें कितने मेंबर्स हैं, बस संख्या हम लोगों ने लिया था। और बाकी डिटेल हम लोग अभी जो है फेज 2 में ले रहे हैं, जिसमें कि हर मेंबर का डिटेल हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि 17 प्रकार के प्रश्न हैं और उसमें मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत जानकारी,
उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक स्थिति, इस प्रकार का हम लोग जो है डिटेल 17 प्रश्न है हमारे, उसमें हम लोग ले रहे हैं। हालांकि जनवरी महीने में सर्वे का काम पूरा होने के कारण अधिकांश लोगों का वर्तमान सर्वेक्षण के प्रति उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने का आखिरकार फायदा मिलेगा। ये है कि ये काम थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये जो इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ जात के मबनी भी हो रही है, इसका बेनिफिट और पहले भी लिया जा सकता था, जो ये काफ़ी था। ये मेरा अपना मानना है कि इसका बहुत सारे बेनिफिट जो रह गए और एक बड़ा तबका इससे महरूम रह गया, जिनकी लाइफ स्पैन गुजर गई, वो फ़ायदा नहीं उठा सके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका लाइफ एज निकल गई जॉब की, वो बेनिफिट रिजर्वेशन का वो लोग नहीं उठा सके। तो ये थोड़ा सा डिले तो हुआ है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा होगा। किस तरह का फायदा? मतलब फायदा ये हुआ जाति जनगणना में, ये हुआ कि कितने लोग हैं, क्या हैं वो कितने सादात हैं, कितने जो हैं अंसारी हैं, कितने क्या हैं, ये सब में फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट जुलाई तक बिहार विधानसभा में रखी जाएगी और फिलहाल क्या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के वर्तमान कोटे पर इसका असर होगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ जवाब देने से बचते हैं। उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज को देखे, सब लोगों को कहे भी। जो बात हुआ शुरू हो गया तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए, साबित तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। फिलहाल सच्चाई यही है कि बिहार में हर परिवार को ये उम्मीद जगी है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे का उनके परिवार को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे को सरकार की ओर से शहरी एलीट अवधारणा बताने की दलीलों पर सवाल खड़ा किया। चर्चा ये भी हुई कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इजाजत दी जाए जिसमें पुरुष और स्त्री की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो। चर्चा ये भी हुई कि क्या राज्यों की राय को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर सवाल यहाँ पर सुनवाई लंबी चलने का भी है और ये भी है कि समलैंगिकता के अपराध से बाहर होने के बाद से ये ज्यादा प्रचलन में आ गया है, लेकिन ये साबित करने के लिए सरकार के पास डेटा नहीं है कि ये शहरी एलीट अवधारणा है। तो समलैंगिक विवाह को केंद्र ने शहरी संभ्रांत, जिसे एलीट कहा जाता है, वो अवधारणा बताया है, लेकिन क्या ऐसा ही है, इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सूरजपुर लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस जिले के बकालो गांव में रहने वाली मीना और बुध कुंवर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज से देख रही हैं। दोनों मजदूरी करती हैं, 18 साल का साथ है। 7वीं में पढ़ने के वक्त ही साथ रहने का फैसला किया। घर वालों ने पहले समझाया, फिर मारा पीटा, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। अब खुद का घर बना रही हैं। माँ बाप लोग रहने नहीं दिए थे, घर से हटाते रहते थे जी। फिर इसके बाद हम लोग सोचे कि कहाँ जाएंगे, तब फिर हम लोग सोच रहे थे कि हट जाएंगे घर से। फिर माँ बाप लोग का पता कि यहाँ रह जाओ, इसके बाद रख लिए। धीरे धीरे वैसे ही हो गया। समाज वाले छोड़ दिए थे हम लोग को। अच्छा। तो हम लोग बोले कि छोड़ दिए तो हम दोनों एक साथ में रहेंगे। ऐसे कि हम लोग शादी नहीं करवाएंगे।
अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? साथ में रहने से एक दिक्कत है, सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता। गांव वालों को अब लेकिन कोई ऐतराज नहीं है। यही जानता हूँ कि वो दोनों पत्नी लड़की हैं, वो लोग 10-20 साल से हो गए रहने के लिए, बस वो साथे में रहते हैं। बाकी उनको कोई परेशानी नहीं है, अपना कमा खा रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, बाकी किसी को टेंशन नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं, बाकी अपना जी खा रहे हैं बढ़िया। वो पत्नी है, लेडीज हैं वो लोग दोनों। हाँ, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों ही साथ में ही रहते हैं बस। सरकार समलैंगिकों को शहरी अवधारणा मानती है। गांव में हमने दिखाया, देर सवेर समाज ने आखिरकार मीना और बुध कुंवर को अपना लिया। लेकिन भोपाल में एक स्वयंसेवी संगठन के लिए काम कर रहा ये युवक आज भी अपनी पहचान जाहिर करने को लेकर थोड़ा असमंजस में है। घर पर फौज और पुलिसकर्मी हैं, इसे खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ये कहते हैं घर से ज्यादा संघर्ष खुद से था, बाद में हॉस्टल छोड़ा, संगीत को चुना। अब इनकी निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से है, आर्मी और पुलिस के बैकग्राउंड से, तो समवेयर उनको मुझसे लेके भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ये थोड़ा मस्कुलर रहेगा या फिज़िकल फिट रहेगा या आर्मी और डिफेंस की तरफ जाएगा, क्योंकि पर मेरा रुझान उस तरफ बचपन से ही नहीं रहा। और मैं बॉयज़ हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया था, अपने स्पोर्ट्स में मेरी बोर्डिंग में मैं रहता था, तो वहाँ पे सब बॉयज़ के साथ में रहना मुझे समवेयर अनकंफर्टेबल फील होता था। काफ़ी मैंने उस समय में मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि बॉयज़ आपस में हंसी मजाक भी करे तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो मजाक नहीं उड़ा रहा। आसानी तो स्टिल नहीं होगी, क्योंकि समाज शायद इतनी ईजिली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पर हाँ, जो समाज से कट चुके हैं, जो फैमिली या परिवार से कट के अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, तो खुल के समाज के सामने अपने पार्टनर के साथ शादी कर पाएगा और वो कह पाएगा कि हाँ, हम गे कपल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आता है तो सबसे बड़ी आसानी तो यही होगी कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो इट विल बी ईजियर टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिलीज, कि हम बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ लीगल कर दी, तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। एंड बेसिकली एवरी अदर थिंग दैट अ हेटेरोसेक्सुअल कपल गेट्स, getting to adopt a child together, getting a house together, have a joint bank account, maybe that, yes, just everything that everyone has, just the same things. ये दो किस्से हैं, एक गांव दूसरे शहर का, देश के दो अलग अलग हिस्सों से समलैंगिकों के संघर्ष की, और दोनों दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ देख रहे हैं। बकालो हो या भोपाल, समलैंगिकों का संघर्ष आसान नहीं है। पहले खुद से, फिर परिवार, फिर समाज से संघर्ष, और अगर स्वीकार्यता मिल भी गई तो कानूनी ठप्पे की ज़रूरत। ऐसे में गांव हो या शहर, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट से है। बकालो से मीना और बुध कुंवर केंद्र को बता रही हैं कि ये शहरी अवधारणा नहीं है। सूरजपुर से अपने सहयोगी इमाम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी एसटीएफ जगह जगह पर छापे मार रही है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं है। पुलिस की टीम ने प्रयागराज और करीब के जिले कौशाम्बी में शाइस्ता के रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर छापा मारा है। पुलिस का मानना है कि अतीक अहमद, अशरफ और बेटे असद की मौत के बाद अब शाइस्ता ही उमेशपाल हत्याकांड के राज खोल सकती है। 24 फरवरी को उमेशपाल और उनके साथ मौजूद 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। महाराष्ट्र में जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है और शुरुआती चरण में राज्य भर की 12 जेलों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मंगलवार को पुणे की यरवड़ा जेल से इसकी शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में जेलों के ऊपर अब इस तरह से ड्रोन उड़ा करेंगे। जेल में बंद कैदियों पर निगरानी रखने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जेल में सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत अहम माना जा रहा है। एडीजी प्रिजन अमिताभ गुप्ता ने पुणे के यरवदा जेल में खुद ड्रोन उड़ाकर इसकी शुरुआत की। कम से कम मैन पावर करते हुए अनडिस्प्यूटेड हमारे पास चीजें रहेंगी। कई बार होता है ह्यूमन रहते तो ह्यूमन एरर आने की चांसेस रहती है, तो जो ह्यूमन एलिमेंट को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एक तरह से, कि जो आदमी काम कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। इसमें ड्रोन और सीसीटीवी एक महत्व की भूमिका निभाएंगे। ड्रोन निगरानी के लिए एक कारगर प्रणाली है, इसीलिए अब महाराष्ट्र की जेलों में भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। खास बात है
कि रात में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जेल में हो रही गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट में पहले यरवदा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर, नासिक, संभाजीनगर, तलोजा, ठाणे, अमरावती, नागपुर, कल्याण और चंद्रपुर जिलों को शामिल किया गया है। इनमें 8 सेंट्रल जेलें, 2 जिला और 2 खुली जेल भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाद जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको एक बेहद रोचक खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भवनों का जो निर्माण है या फिर मरम्मत है, एक बहुत चुनौती होती है, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल बिल्डिंग की खामियां बहुत चौंकाने वाली है। और इन सब के बीच कठुआ में एक बहुत ही मासूम 3री क्लास में पढ़ने वाली स्कूल की एक बच्ची ने एक वीडियो बनाया है। ये वो वीडियो है जो काफी वायरल है। और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको ये एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है। हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना घर, ये स्कूल। तो ये बच्ची अपना स्कूल दिखा रही है, अपील कर रही है किस तरह से फर्श टूटा हुआ है, टाट पे बिठा दिया जाता है, उनकी ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, बच्चों को अपने घर जाके माता पिता से डांट पड़ती है। तो स्कूल की हालत बयां कर रही है और ये उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचेगी। जैसे ये बच्ची खुद कह रही है, जैसे देश में बाकी लोगों की बात प्रधानमंत्री सुनते हैं, उनकी बात सुने, ये बच्ची की बात सुने और स्कूल को ठीक करवाएं, ये अपील करती हुई दिख रही है बच्ची। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। हमें बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी ताकि हमारा स्कूल अच्छा बने और हमें डेस्क मिले। वो सबकी सुनते हैं, पूरी देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर। ये हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुद ही चल पड़ी मोबाइल लेके, तो बनाने लगी वीडियोस। तो बोलते हम मोदी जी को भेजेंगे, वो सबकी बात सुनते हैं, वो मेरी भी सुनेंगे। वो इसका बस एक ही मोटिव था कि बस वो सब पूरे देश की सुनते हैं, वो मेरी भी सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। और इसी मोटिव को लेते हुए इन्होंने मतलब सारी चीज़ें मोदी जी के सामने लाके रख दी कि मोदी जी ये चीज़ है, हमारे फर्श नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बड़ी जल्दी इस बात पे एक्शन लिया और ये वीडियो बड़ी जल्दी उन तक पहुंची और आस्ता आस्ता यहाँ बदलाव हो रहा है। अब आस्ता आस्ता बदलाव हो रहा है हर एक चीज़ में, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। डिपार्टमेंट जो है बड़े दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इस स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शनड है। तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं। उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का रूम है, वोकेशनल रूम है, हमारे ICT लैब ऑलरेडी यहाँ चल रही है। तो जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर,
चंद शब्दों में बेहद मासूमियत से इस बच्ची ने स्कूल का पूरा हाल बयां कर दिया। अब एक्शन में वहां क्या दिख रहा है, क्या एक्शन हो रहा है वहां पर? जी, इस नन्ही सी जो मासूम सी लड़की ने जो अपील की प्रधानमंत्री को, और इस यकीन के साथ कि प्रधानमंत्री उसकी सुनेगी, उसने बिल्कुल एक असर दिखाया है जमीन पे। कुछ ही दिन बाद इस अपील के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू वहां पहुंचे, बाकी अधिकारी पहुंचे। जो स्कूल पे रुका हुआ काम था, जो 2017 में रुका था, दोबारा शुरू हुआ। दरअसल ये स्कूल जो लोहा मल्हार है, एक दूर दराज गांव है कुठवा जिले में। 2013 में उस दिन के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां गए थे, वहां स्कूल सेक्शन किया था। 2014 में काम शुरू हुआ, लेकिन 2017 में कहा कि जो कास्ट ओवररन हुआ था डिले की वजह से, तो काम रुक गया। उसके बाद 2018 से कोई काम नहीं हुआ उससे। तो आज ये अपील जब हुई तो एक हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू हुआ है। स्कूल में क्या चीजें कमी थी? रहने के लिए जगह नहीं, क्लासरूम ठीक नहीं जहां बच्चे रह सके, टॉयलेट जाना हो तो टॉयलेट नहीं है, बिल्कुल जो खस्ता जगह थी, खस्ता पूरा डस्ट लगा था। जैसे खुद ये बच्ची, नन्ही सी बच्ची दिखा रही है इस विजुअल्स में, खुद दिखा रही है, प्रधानमंत्री को दिखाना चाहती है। और उसे यकीन है कि प्रधानमंत्री ने उसकी बात सुनी, और प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद ही अधिकारी वहां पहुंचे। तो एक और ये चीज दर्शाता है कि 5 साल से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि डायरेक्टली अब बात करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री। और छोटी सी बच्ची के जरिए ये बात प्रशासन तक पहुंची, प्रधानमंत्री को पहुंचाने की कोशिश की, तो प्रशासन वहां पहुंचा और स्कूल पे दोबारा काम हुआ। और उससे यकीन है कि अब उसको अच्छा क्लासरूम मिलेगा, टॉयलेट भी होगा, और दूसरी फैसिलिटीज है वो इस स्कूल में होंगे। और प्रशासन का कहना क्या है कि काम शुरू हो चुका। बिल्कुल, और यहाँ पर ये काम अब शुरू हो चुके हैं। बच्चे ने खुद अपने तरीके से ये वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री के नाम ये पूरी अपील की कि स्कूल की स्थिति इतनी खराब है, और यहाँ पर ये सुन ली गई है। करीब 1 हफ्ते पहले ये अपील की गई थी और अब एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में आप अगर बता पाएं नज़ीर, बाकी स्कूलों की स्थिति क्या है? कमोबेश ऐसी ही है या कुछ बेहतर है? क्योंकि ये स्कूल की स्थिति तो सब देख रहे हैं। देखिए, ये स्कूल काफी दूर दराज इलाका है, और यहाँ आपको मैं बताऊं, पहली दफा शायद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या आला अधिकारी खुद वहां गया हो। जैसे हमने पता 2013 में उस वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किसी पॉलिटिकल दौरे पे वहां गए, तो फिर उन्होंने काम की मंजूरी थी, स्कूल की मंजूरी थी। उसके बाद फंड्स न होने की वजह से 2017 में काम रुक गया। तो वहां स्कूलों की परेशानी है, इसीलिए दूर दराज इलाकों में 250 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में है, जिसमें नन्ही सी सीरत नाज भी है, जिसकी अपील की वजह से एक बदलाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और सीरत की इस अपील के बाद यहाँ की सूरत भी बदलती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं एप्पल स्टोर की। दिल्ली में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर आज साकेत में खुलने जा रहा है, लेकिन एनडीटीवी स्टोर लॉन्च से पहले ही साकेत के एप्पल स्टोर का एक एक्सक्लूसिव टूर आपको लेकर आया आपके लिए। और दिल्ली में एप्पल का स्टोर सिलेक्ट सिटी वॉक में है। इसमें 18 राज्यों के 70 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो कि 15 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के साकेत मॉल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ वक्त में ये स्टोर 10 बजे खुलेगा, लेकिन उससे पहले जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्यू में हैं और भारी तादाद में हैं, क्योंकि जिस तरीके का क्रेज़ जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेके है, चाहे आईफोन को लेके हो, iMac को लेके हो, वो क्रेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है दिल्ली में, वहाँ पर ये एप्पल का दूसरा ऑफिशियल स्टोर है भारत में। इससे पहले मुंबई में हमने देखा कि एप्पल का स्टोर खोला गया, और ये लोग जो हैं वो कितने बजे से हैं प्रोडक्ट को लेने को लेके, उनसे ही बात करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे। आप कितने बजे से हैं सर यहाँ? सर मैं कल भी आया था, ये भी यहाँ पे था। हमने सारा दिन यहाँ स्पेंड करा था। हम देखना चाहते थे क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे हो रहा है। ऑफ कोर्स हम पहले भी आ चुके हैं, पिछले हफ्ते भी आए थे। ये टिम कुक से मिलना चाहता था, स्कूल मिस कर रहा है, एंड आज बहुत एक्साइटेड है कॉज ये कोडिंग शो करना चाहता है एप्पल स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर टिम कुक को। सो उसकी एक्साइटमेंट मेरे से ज़्यादा है। बात करेंगे आप? हिंदी तंग है उसका, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। सो व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इज द पर्पस टू बी हियर? My name is Ranveer and I want to show Tim Cook how I code on Apple Swift program. Okay.
ग्रेट। तो स्कूल आपने छुड़वाया क्योंकि ये मौका बड़ा था, इसमें बहुत बड़ा था और ये मिलना चाहता था और दिखाना चाहता था ये क्या कर सकता है 5 साल की उम्र में, तो हमने सोचा इसको यहाँ लाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक लंबे कतार आपको नज़र आएगी और यही नहीं, सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये सीधे तौर पे क्रेज जो है वो बताता है कि किस तरीके से एप्पल को लेके, एप्पल के प्रोडक्ट को लेके जो क्रेज है लोगों के बीच में वो मजबूर कर रहा है। और मौका नया है एक तरीके से, दिल्ली वालों के लिए खास तौर पे मौका नया है क्योंकि मुंबई में हमने देखा कि पहला स्टोर 18 अप्रैल को खुला और आज यहाँ पे दूसरा स्टोर जो है भारत में एप्पल खोलने जा रहा है। जो इसकी सीईओ हैं टिम कुक, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। उससे पहले उन्होंने कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है और यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे। आप सवेरे आ गए थे? हाँ, मैं घर से सुबह 4:30 बजे निकला था स्टोर ओपनिंग के लिए। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो हम लोग मॉल के बाहर ही वेट कर रहे थे। सुबह अराउंड 5:30-6 बजे से मॉल के बाहर ही खड़े होकर लाइन बनानी हमने शुरू कर दी। किसी प्रोडक्ट को लेके भी सोच बना रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो उसमें से खरीदारी भी कर सकते हैं? एप्पल स्टोर खरीदने से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस के लिए होता है, कम्युनिटी के लिए। लोग आके वहाँ एंजॉय करते हैं, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा एप्पल स्टोर ज़्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही एप्पल के, ऑब्वियसली वो तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बट एप्पल स्टोर का पर्टिकुलरली वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ कहीं और नहीं मिलती। आप भी सुबह से ही हैं? या मैं भी यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँच गया था एंड पहले हम लोग शाम 7 बजे से भी हैं, सुबह 6 बजे से भी। यस, दिस इज द क्रेज ऑफ एप्पल। ट्रू।